हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आई सी करंट अफेयर्स जो कि हमारी यहाँ पे मई मंथ की है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स आज देख लेते हैं हम लोग। दो गवर्नमेंट स्कीम्स है, काफ़ी बेहतरीन है। सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि देखेंगे जो कि पीएम किसान योजना है। एंड देन यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, कुछ नया यहाँ पे आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम। फर्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि आप जानते हो कि इसे पीएम किसान कहते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि 8 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जो फिनेंशियल बेनिफिट दी जाती है पीएम किसान के तहत, वो जितने भी बेनिफिशियरीज फार्मर्स हैं उनके अकाउंट में जा चुका है। तो ये 8 टाइम्स है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इस स्कीम की ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसा कि नाम में ही आपको पता चल रहा है कि किसान की सम्मान के लिए एक निधि, यानी कि जो यहाँ पे आपका कैश इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, इसका एम है कि जो भी फिनेंशियल नीड है सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज़ के लिए, उनको यहाँ पे एक सप्लीमेंट दिया जा रहा है जिसमें कि वो बहुत सारे इनपुट्स खरीद सके। अगर किसानों के पास पैसे रहेंगे तो ऑब्वियस है कि वो बीज खरीद पाएंगे, अच्छे फर्टिलाइज़र खरीद पाएंगे, केमिकल्स जो यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स वगैरह है, पेस्टिसाइड्स वगैरह है, अगर कीटनाशक वगैरह लग जाते हैं तो वो ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जिससे कि हमारा जो क्रॉप हेल्थ है वो एक प्रॉपर क्रॉप हेल्थ और एक अच्छा ईल्ड हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सके, और ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे किसानों के पास पैसे हो। तो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सरकार के द्वारा ये स्कीम लाई गई है। अब इसमें कुछ की फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट मीन्स कि 100% जो फंड की डिवोल्यूशन हो रही है इस स्कीम के अंदर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही द्वारा हो रही है, 100% फंड, ठीक है। और ये स्कीम आपका 2018 में लाया गया था। फिनेंशियल एड है, यानी कि पैसे के रूप में मदद की जा रही है। 6,000 रुपया दिया जाएगा हर एक साल, और वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में, हर एक 4 मंथ में, ठीक है। यानी कि 4 मंथ में आपका 2-2 हज़ार का 3 इंस्टॉलमेंट हो गया, और 4 महीने के बीच में ये आपका दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, कहने का मतलब है कि ये अगर फार्मर है, ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट से डायरेक्ट फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। बीच में जो यहाँ पे बिचौलिया होते हैं, जो कि यहाँ पे पैसा खा लेते हैं या फार्मर्स को बेवकूफ़ बनाते, इनकी यहाँ पे काम नहीं है। ओके। साथ ही फार्मर्स फैमिली कहने का क्या मतलब है? फार्मर्स फैमिली कहने का मतलब है कि एक ऐसी फैमिली जिसमें कि आपके एक हस्बैंड हो, वाइफ हो, माइनर चाइल्ड हो, जो जिनके अपना खुद का एक लैंड हो जिसमें कि वो अपना जो है फसल उगाते हैं, और लैंड रिकॉर्ड उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए उस स्टेट में जिस राज्य में वो रहते हैं और जिस यूनियन टेरिटरीज़ में वो रहते हैं। फाइन। तो इसको कहा गया है फार्मर्स फैमिली। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सारे किसान हमारे देश के जो है उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कुछ किसान यहाँ पे बाहर भी हैं। तो कौन कौन है? सारे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर। जो एक इंस्टीट्यूशन के लैंड होल्डर है ना, वो यहाँ पे बाहर है। वैसे लैंड होल्डर है जिनका अपना खुद का जो ज़मीन है उनको यहाँ पे मिल रहा है। फार्मर फैसिलिटीज़ विथ मेंबर्स, जो कि यहाँ पे इस सारे कैटेगरीज़ में आप देखो तो इनको बाहर रखा गया है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड है। अब यहाँ पे आप समझो कि कोई ऐसे किसान के फैमिली से कोई एक ऐसे लोग हैं जो कि संवैधानिक रूप में जो पोस्ट है जितने भी, उसके अगर वो मेंबर है तो फिर उनको यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। ऑब्वियस है, क्योंकि वो नीडी नहीं होते। उनकी इनकम सैलरी, उनको इतना अलाउंस वगैरह, इतना सारा फैसिलिटी दे दिया जाता है कि मुझे नहीं लगता, और सरकार को भी ये नहीं लगता कि उनको जो है इस तरीके का फिनेंशियल एड की ज़रूरत है। साथ ही वैसे लोग जो कि एमपी एमएलएज हों, यानी कि पहले या आज के डेट में वो मिनिस्टर है, या पहले या आज के डेट में वो लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के या काउंसिल के वो मेंबर हैं। साथ ही यहाँ पे फार्मर या आज की डेट में प्रेजेंट मेयर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चेयरमैन भी है। तो ये सारे लोग इस लिस्ट से बाहर हैं। साथ ही सर्विंग या रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है, क्योंकि अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो ऑब्वियस है कि उनको पेंशन मिल रहा होगा, तो अच्छा खासा आ रहा होगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है उनको, इस तरीके का 6,000 की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ सकते हो। साथ ही वर्किंग प्रोफेशनल भी है। अगर मान लीजिए कि किसान हैं, उनके बच्चे जो है, या फिर उनके भाई, उनके घर में जो बच्चे हैं वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों को भी बाहर रखा गया है। साथ ही पेंशनर भी है। इट मीन्स कि वैसे लोग जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं उनको यहाँ पे पेंशन भी मिल रहा है, यानी कि 10,000 से ज़्यादा पेंशन मिल रहा है, तो वैसे लोगों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। इट मीन्स कि वैसे लोगों को यहाँ पे 6,000 रुपीज़ नहीं दी जा रही है सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे लोगों को, किसानों को इस तरीके का बेनिफिट अवेल करना है, तो उसके लिए सबसे पहली जो प्रोविज़न यहाँ पे मैंडेटरी है, इट इज़ आधार। आधार मैंडेटरी है, और पेमेंट तभी किया जाएगा जब आधार यहाँ पे उस बेनिफिशियरीज का रजिस्टर्ड होगा। साथ ही आप देखो कि एक्सेप्शंस जो है यहाँ पे कुछ राज्य और यूटीज़ को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आप देखते हो कि डिस्टर्बेंस रहता है, और 2018 से जब से लाया गया है ये स्कीम, और अभी मार्च 2021 तक इस राज्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, तो ये माना जाता है कि उस राज्य के लोगों का कहीं ना कहीं वो अपना आधार नहीं बना पाए होंगे। जैसे कि आसाम है, तो आसाम में क्या प्रॉब्लम हुई है? आसाम में आप जानते हो कि एनआरसी की प्रॉब्लम हुई थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन।
एनआरसी की प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारे लोग 19 लाख लोग ऐसे थे जो कि इस लिस्ट से बाहर थे। कहने का मतलब है कि एनआरसी में उन्हीं का नाम था जो कि माना जाता है कि एक्चुअल सिटीजन्स ऑफ आसाम है या फिर एक्चुअल सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो कि ये प्रूफ नहीं कर पाए अपने डॉक्यूमेंट्स के कारण, तो उनको इस लिस्ट से बाहर रखा गया और ये डेजिग्नेट कर दिया गया कि दे आर फॉरेनर्स। ओके, तो ये आसाम में ये प्रॉब्लम हुई। तो आप जानते हो कि 19 लाख लोग जो है अभी भी इस एनआरसी से बाहर है, यानी कि उनका आधार कार्ड नहीं बना है। नेक्स्ट यहाँ पे मेघालय। मेघालय में क्या प्रॉब्लम होती है? मेघालय में आप देखते हो कि कई कई बार आपको देखने को मिलेगा खासी जयंतिया जो गारो हिल्स के लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो बैकवर्ड है, ट्राइबल पीपल्स है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है वहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि आर्टिकल 370 जो है वो 2019 में ही स्क्रैप आउट हुई है 5 अगस्त को। तो तब से लेकर जो है वहाँ पे कुछ भी शांति नहीं है। अब जाके स्थिति थोड़ी सी स्टेबल हो पाई है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ के लोगों को जो है कहीं ना कहीं वो आधार नहीं बना पाए होंगे। सो दीज आर द यहाँ पे एरियाज़ है जिनको यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है। अगर हम लोग पीएम किसान स्कीम के अंदर देखें, जो फंड यहाँ पे एलोकेट किया गया ना, स्टेट वाइज यहाँ पे नहीं एलोकेट किया गया है, ना ही स्टेट वाइज यहाँ पे सैंक्शन किया गया है। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो फंड दी गई है, मान लीजिए कि 40,000 करोड़ अगर यहाँ पे रखना है तो ये टोटल रख दिया गया है। ऐसा डिवीज़न नहीं किया गया कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं कि 10,000 करोड़ जो है हर एक राज्य को देना है या फिर 5,000 करोड़ हर एक राज्य को देना है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर डिवीज़न करके नहीं रखा गया है, इकट्ठे यहाँ पर डाल दिया गया है। अब यहाँ पे जिस भी आप कह सकते हो कि हर राज्य में अलग प्रोपोर्शनल होता है किसानों की, और यहाँ पे बेनिफिशरीज का भी अलग प्रोपोर्शन होता है, तो उस हिसाब से काउंट नहीं किया गया है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, इससे आप लोग देख लो कि क्या क्या बेनिफिट हो सकता है किसानों को। तो यहाँ पे जो फार्मर्स डिस्ट्रेस है, आप देखते हो कि किसानों को उतना फ़ायदा नहीं होता है, वो उनकी इनपुट बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि खर्चे वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन उस हिसाब से जो है उनको इनकम नहीं मिलती है। कई बार आप देखते हो कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाती है, इट मीन्स कि अगर यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो गई, ठंड ज़्यादा हो गए, ओले ज़्यादा पड़ गए, तो उससे क्या है उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। कई बार आप देखो कि स्टोरेज की कमी के कारण जो है बहुत सारे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। कभी कभी आप देखो कि प्राइस हाई होने से भी किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में चले जाते हैं फार्मर्स और ह्यूज डेट में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है। और हमेशा फार्मर्स ये डिमांड करते हैं कि उनके कर्ज को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू पे देयर इंटरेस्ट और देयर डेट। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है और कई बार आप देखते हो कि फार्मर्स जो है सुसाइड करते हैं। द नंबर ऑफ सुसाइडल केसेस जो फार्मर्स में आप देखोगे ये डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रही है। तो एक्चुअली चलिए ठीक है, अगर 6,000 रुपीज़ उनको पर ईयर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वो वाली फार्मूला आप कह सकते हो। कई बार आप ये भी सोचोगे कि 6,000 से क्या होगा, बट ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो है हेल्प हो जाएगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली चीज़ों से, ठीक है। साथ ही आप देखो कि लिविंग स्टैंडर्ड में प्रोटेक्शन मिलेगी, एसेट ओनरशिप को प्रमोशन मिलेगा। इट मीन्स कि एसेट ओनरशिप क्या है कि सारे किसान ये सोचेंगे ना कि दूसरे की ज़मीन में काम करने से अच्छा है कि हम लोग अपने खुद का ज़मीन ले लेते हैं। खुद का ज़मीन होगा तो ही सरकार हमें इस तरीके से फ़ायदा देगी। तो सब कोई अपना एसेट बनाने के पीछे भागेंगे। सारे किसान सोचेंगे कि चलो ठीक है, अपने रेंट पे काम नहीं करना है, क्योंकि रेंट में उनको कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा होता नहीं है, और उनका खुद का ज़मीन होगा तो उनका खुद का एसेट होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि जो विशियस साइकिल है, इंटरजनरेशनल जो पॉवर्टी है, शायद इसमें ब्रेक हो पाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे देश में जो किसान है वो आज के भी डेट में गरीब है। तो ये जो गरीब किसान की जो प्रवृत्ति हमारे माइंड में बनी है, मे भी ऐसा हो सकता है कि उनकी पोजीशन थोड़ी अच्छी हो जाए, तो ये चीज़ें से हम लोग बाहर निकल सके। साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, काफ़ी गोल हमारी यहाँ पे जो टारगेट अचीव करनी है हमें 2030 तक, तो इट मे बी पॉसिबल कि छोटी छोटी बूंदों से ही जो बड़ी सक्सेस मिलती है, तो वो हो सकता है कि टोटल 17 गोल है, तो इट में भी पॉसिबल कि हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी जो भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है कुछ टारगेट अचीव कर सके। साथ ही WTO की कंपैटिबल है, ग्रीन बॉक्स सपोर्ट है। यहाँ पे ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स और येलो बॉक्स होती है, ब्लू बॉक्स होती है, सॉरी। तो ये जो 3 बॉक्स हैं, इसमें भी आप देखो ग्रीन बॉक्स जिसमें कि एग्रीकल्चर के लिए बात की जाती है, तो इसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं। इनकम सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, तो इनकम सपोर्ट दिया जा रहा है एक तरीके का, जिससे कि क्रॉप न्यूट्रल हो सके। साथ ही आपका प्रोटेक्शन है इनकम लॉस का, जो खेती बाड़ी से जो इनकम लॉस हो जाती है। कई बार आप देखो कि 10,000 अगर इनपुट लगा रहे हैं तो किसान 5,000 भी नहीं कमा पाते। ये चीज़ देखने को मिलता है ड्यू टू वेरियस रीज़न। तो अगर ये चीज़ें हो पा रही है तो चलिए ठीक है कि इनपुट के लिए 6,000 रुपये अगर एक साल में मिल जा रहा है, तो उनका आउटपुट अगर नहीं भी आ रहा है तो कहीं से भी उनका इनकम लॉस वाली जो प्रॉब्लम है वो ना हो पाए। साथ ही गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेस करने का इन केस ऑफ मार्केट फेलियर, मान लीजिए मार्केट फेलियर हो गया, उनका जो फसल है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाया, उतना उनको जो है रिटर्न नहीं मिल पाया, तो इनके रिस्पेक्ट में भी उनका जो एक्सेस है गुड्स और सर्विसेज का वो बेटर तरीके से हो पाएगा। सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट कहा गया है पीएम किसान के स्कीम में, तो काफ़ी अच्छी है। सो दिस इज़ अबाउट
दिस स्कीम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्कीम के बारे में क्या होता है ना, कि जो एकदम से फ्रेश स्कीम होते तो यूपीएससी उस पर उसी साल क्वेश्चन पूछ लेती है। लेकिन अगर स्कीम्स लंबे समय के लिए होता है और थोड़ा उसको देख समझ के जो है वो नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन ज़रूर बनाती है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। रिसेंटली आप देखो कि गवर्नमेंट के द्वारा ये एम किया गया है कि 10 मिलियन मोर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी और कुकिंग गैस जिसे कहते हैं, ये हम इनको जो है लोअर इनकम हाउस होल्ड को प्रोवाइड करनी है। एक्चुअली ये स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी, जिसमें कि बात रखा गया था कि फ्री एलपीजी कनेक्शन देना है, वो भी विमेन के नाम पर। और वैसे विमेन के नाम पर वैसे फैमिली को जो कि बीपीएल हाउस होल्ड के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, तो वो लोग क्या होता है ना कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते, काउडंग का इस्तेमाल करते, लकड़ियों का इस्तेमाल करते, उससे झोंक झोंक के वो लोग खाना बनाते हैं, जिससे इंडोर पॉल्यूशन बहुत होता है और विमेन की हेल्थ और जो बच्चे की हेल्थ है और फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होता है। इट मे बी पॉसिबल कि उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से निजात लाने के लिए, और हमारा पोल्यूशन भी बढ़ते जाता है, तो सरकार के द्वारा ये मुहिम लाई गई है। साथ ही साथ आप देखो कि इससे क्लीन फ्यूल टू वुमेन ये प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ जो है उसको भी टैकल की जाएगी, और यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि विमेन के नाम पे ये गैस सिलेंडर दी जा रही है, तो यहाँ पे प्रमोट होगा विमेन एम्पावरमेंट। इंटेंडेड बेनिफिशियल बेनिफिट्स क्या होगा, इससे आप देखो कि जो हेल्थ डिसऑर्डर देखने को मिलता है, इंडोर एयर पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि आप लोग देखो कि लकड़ियों को जलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है पेड़ पौधों को काटा जाता है, क्योंकि उनको लकड़ियाँ चाहिए, खाना बनाना ही है, तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो रही है। काफ़ी बच्चों में जो डेथ देखने को मिलता है, प्री मैच्योर डेथ, तो ये भी कम हो पाएगा, विमेन में भी कम हो पाएगा, क्योंकि आप देखो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि हमारा मेक इन इंडिया कैंपेन जो है वो बूस्ट हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सिलेंडर मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट होगा, तो हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो है आप देखो कि हमारे यहाँ स्टोव्स, रेगुलेटर, गैस हाउस, ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश में बनेगी और ये हमारे देश के लोगों को यहाँ पे मिलेगा। सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले ये स्कीम जो आपका चलाया जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट की जाएगी। इस स्कीम के अंदर जो न्यू बेनिफिशियरीज होंगे वो यहाँ पे होल्डर्स होने चाहिए, उनके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए और आधार कार्ड भी होना चाहिए। बट यहाँ पे नोट कीजिए कि यहाँ पे आपका मैंडेटरी नहीं है। सो अगर मैंडेटरी यहाँ पे लिख दिया गया तो आप समझिएगा, थोड़ा बचिएगा कि नहीं, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कहाँ है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो पीएम किसान में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि न्यू बेनिफिशरीज जो है उनके पास राशन कार्ड और आधार होना चाहिए, और वो खुद को ही डिक्लेयर करे कि सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू वो बताए कि वो गरीब है, वो बीपीएल के नीचे आते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या था कि ये सिर्फ एक्सटेंड किया गया था कि ओनली यहाँ पे बीपीएल फैमिलीज़ के लिए, और इन्फॉर्मेशन जो है वो बीपीएल जो लिस्ट बनता है डिस्ट्रिक्ट में, राज्य सरकार के द्वारा जो प्रिपेयर किया जाता है, उसमें अगर वो रजिस्टर्ड है, कोई भी लोग अगर बीपीएल के में रजिस्टर्ड है राज्य सरकार के साथ, तो उन्हीं को ये मिलता था। बट अब इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया, लोगों को खुद आकर बताना होगा और उनको 2 प्रूफ दिखाना है, राशन कार्ड एंड आधार, और उसी के बेसिस पे उनको बताना है कि वो गरीब है, वो बीपीएल फैमिली के नीचे आते हैं, उनको यहाँ पे गैस सिलेंडर देना है, ठीक है। साथ ही जो विमेन एप्लीकेंट है उनके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। दिस इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आपको पता है इस स्कीम को लाने से पहले मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया था। जनधन योजना जिसमें कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में यहाँ पे विमेन के नाम पर हर किसी का बैंक अकाउंट ओपन हो रहा था, और ये था जस्ट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, जो सब्सिडी दी जाती है एलपीजी गैस सिलेंडर यहाँ पे खरीदेंगे तो उससे जो सब्सिडी दी जाती है जाए। साथ ही साथ एलपीजी कनेक्शन जो है ये आपका एडल्ट वीमेन, जो उस फैमिली में सबसे बड़ी वीमेन होंगी, उनके नाम पे ये दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 1600 फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन के लिए यहाँ पे जो पैसे दे रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे हैं। सो यहाँ पे भी आपको नोट करने की ज़रूरत है, हियर नॉट स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही कंज्यूमर जो है उनके पास ऑप्शन होगा कि वो गैस स्टोव को परचेज कर सकते हैं, और जीरो इंटरेस्ट और जो ईएमआई है उसमें वो रिफ़िल भी करा सकते हैं, ठीक है। यानी कि एलपीजी सिलेंडर, आपको पता है कि सिलेंडर ख़त्म हो जाती है तो उसको रिफ़िल कराने के लिए जो है वो, तो ये पूरी बात रही यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सो ये 2 यहाँ पे स्कीम थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।